चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द ब्रेन बूस्टर पे। हम लोगों का ज्योग्राफी का जो सेशन चल रहा था उसमें भारत के जो आपके भौगोलिक विभाजन था उसको 4 भाग में हम लोग बांटे थे। पहला पर्वतीय भाग, दूसरा मैदानीय भाग और तीसरा जो आपका पठारीय भाग था और चौथा जो तटीय भाग था। ठीक है, तो इन चारों में पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, पूरा भारत के जितने पर्वत पहाड़ हैं वो सब देख लिए थे। फिर उसके बाद भारत के जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं। फिर जब ये मैदान कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैदान बहुत बड़ा है, मैदान के बाद फिर हम लोग पठार देखेंगे, पठार के बाद फिर तटीय क्षेत्र देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान। ठीक है, दिख रहा होगा भारत का विशाल मैदान। तो भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा मोड़ा समझते हैं। भारत का जो विशाल मैदान है इसको देखिएगा आप, तो जैसे ही पर्वत हमारा हिमालय पर्वत समाप्त होता है उसके तुरंत नीचे से हमारा मैदान शुरू हो जाता है। उसके तुरंत नीचे से क्या हो जाता है, मैदान की शुरुआत हो जाती है। हाँ, मैदान के प्रकार भले अलग है लेकिन मैदान की शुरुआत हो जाती है। अगर हम देखें तो लगभग जो हमारा भारत का विशाल मैदान है उस लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग कितना, 3200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो अलग अलग है। तो अगर पश्चिम में देखें, ये आपका पश्चिम है, मतलब वेस्ट है, पश्चिम में अगर देखें तो लगभग 480 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, मतलब अरावली के इधर से इधर तक। और उधर आप देखेंगे असम तक 145 किलोमीटर। अगर हम मान के चले बीचों बीच अगर ले ले 88 डिग्री के उधर पूरब देखें तो लगभग 145 किलोमीटर और इधर 480 किलोमीटर। तो अगर इसको आप समझ सकते हैं तो 4 1 5 और 5 1 6 यानी कि लगभग 625 किलोमीटर हमारा क्या है, चौड़ा मैदान ये पूरा है। ठीक है, पूरा। तो ये चौड़ा लगभग इतना है। तो अगर क्षेत्रफल देखें हम तो क्षेत्रफल कहा जाता है कि लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी जो हमारा विशाल मैदान है इसका लगभग कितनी है क्षेत्रफल, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। अगर इसको हम प्रतिशत के हिसाब से देखेगा, टोटल भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, टोटल भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है अगर इसको हम लोग प्रतिशत में बांट के देखें तो सबसे अधिक पूछा जाता है कि सबसे अधिक भारत में क्या है, पर्वत, मैदान, पठार, तट क्या है। तो सबसे अधिक भारत में क्या है, मैदान है। अकेले 43%, अकेले कितना, 43% जो है आपका, लगभग 43% क्या है, मैदान है। ठीक है, ये लगभग हमें बता रहे हैं। अब आते हैं कि भारत का जो विशाल मैदान है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो विस्तार का मतलब जहां जहां पर नदियों का बहाव क्षेत्र जाएगा, जहां जहां पर नदियों की पानी जाएगी वहां वहां पर क्या होगा कि वो विशाल का मैदान जो है पाया जाएगा आपको। तो जैसे जैसे अगर हम देखेंगे तो विस्तार की बात करें तो विस्तार में हम लोग देखेंगे आपको शुरू से पंजाब का देख लीजिए। ठीक है, पंजाब में है, हरियाणा में है, फिर बहुत बड़ा एक सेक्टर है उत्तर प्रदेश में, उससे मतलब इसका भी एक विशाल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, बिहार का भी है, आपका असम में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये सब बहुत बड़े विशाल मैदान का ये सबसे बड़ा सेक्टर यही है जिसको बोला जाता है भारत का विशाल मैदान। तो विस्तार के बारे में अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं कि इनका जो निर्माण है, विशाल के मैदान का जो निर्माण हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे कि इओसीन काल, ओलिगोसीन काल, मायोसीन काल और प्लायोसीन काल। तो प्लायोसीन काल के बाद प्लिस्टोसीन काल आता है। मैदान का निर्माण कब होता है, प्लिस्टोसीन काल में। मैदान का निर्माण कब होता है, प्लिस्टोसीन काल में होता है। कब होता है, प्लिस्टोसीन काल में मैदान का निर्माण होता है। अगला अगर हम देखें तो इसका निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है, बहुत सारी नदियों से होता है। मुख्य रूप से सिंधु से, ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, है ना, सिंधु तंत्र का पूरा ब्रह्मपुत्र तंत्र और पूरा आपका जो है गंगा तंत्र, इन सभी से ही मुख्य रूप से मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसका आकृति, जब आकृति इसको देखेंगे भारत के ऐसे, तो ये पूरा धनुष के आकार का है। धनुष के आकार का आपको दिखाई देगा। धनुष आप देखते ही हैं ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार का। तो
भारत का जो विशाल मैदान है उसका आकार किस तरीके का है, धनुष के आकार का है। ठीक है, यही धनुष है। आप लोग धनुष अगर देखे होंगे, खैर आप लोग तो आधुनिक जमाने के आदमी हैं, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए। तो धनुष के आकार का इसका, तो इधर परिचय आपका हो गया। अब देखते हैं कि जो विशाल का मैदान है अपना, इस विशाल के मैदान को ही अगर आपको पता है जो आपका उपज सर्वाधिक जो उपज होता है, चाहे यहाँ हो चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कलकत्ता हो, कहीं हो, चाहे विश्व में अमेरिका हो, चाइना हो, कहीं भी हो, तो आप याद रखिएगा जो उपज सर्वाधिक होगा वो कहाँ होगा, आपको मैदान में ही होगा। तो मैदानी वाले क्षेत्र में इसीलिए भारत के अनाज के कटोरा किसको कहा जाता है, तो पर्वत को, कि पठार को, कि मैदान को, कि आपके तटीय क्षेत्र को तो कहा जाता है किसको, विशाल मैदान को क्या कहा जाता है, अनाज का कटोरा। अब आते हैं कि इसके प्रकार आप देख रहे होंगे, नीचे से इसका नामकरण है, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे इसका इस तरीके का विशाल का मैदान है। पहला है भाबर क्षेत्र कहलाता है, या भादर क्षेत्र, या भावर क्षेत्र, मतलब एक ही है, शब्द एक ही है, आप समझे जैसे एग्जाम में आएगा, या तो भाबर आएगा, भादर आएगा, या भाबर आएगा, तो भाबर है। फिर दूसरा है तराई क्षेत्र, और तीसरा है आपका बांगर, और चौथा है आपका खादर। तो ये चार प्रकार के ऊपर से नीचे आपका जो है मैदानी क्षेत्र है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश क्या होता है, जैसे ही शिवालिक खत्म होता है तो उसके पर्वत पादिये में, यानी कि उस पर्वत के पहाड़ों के नीचे जो आपका दक्षिण में जो आपका मैदान पाया जाएगा, उस मैदान को क्या कहेंगे, भाबर का मैदान। तो यहाँ पे लिखा हुआ शिवालिक के तलहटी में, भाबर मैदान कहाँ है, शिवालिक के तलहटी में पाया जाता है, कौन, भाबर का मैदान। दूसरा, यहाँ से नदियां क्या होती हैं, यहाँ जैसे ही इसमें आई तो यहाँ से नदियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। विलुप्त का मतलब खत्म थोड़े हो जाएंगे, पानी बहेगा लेकिन नीचे नीचे पानी बहेगा। तो भाबर क्षेत्र में नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। अब अगला, सिंधु से तीस्ता नदी तक इसका फैलाव कहां से कहां तक है, सिंधु नदी से लेकर, आप ध्यान हमेशा आपको दिमाग में रहना चाहिए, जो पहले मैं बताया हूं, सिंधु से लेकर कहां तक, तीस्ता तक, यानी कि सिंधु का मतलब आपका पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मतलब नीचे वाला जो क्षेत्र है वो, यानी कि आप इसको कह सकते हैं पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां से लेकर के ये तीस्ता तक। तीस्ता का मतलब आपको पता ही है, सिक्किम के बाद वाला जो सिक्किम को ऐसे लगभग सटे हुए जो बहती है नीचे की ओर, वही आपका तीस्ता है। तो तीस्ता तक आपका जो बहता है, जो आपका मैदान है, वो क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश। फिर है कि ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो कंकड़ से, पत्थर से निर्मित होता है, यानी कि मतलब बहुत महीन नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े पत्थर से जो होता है, मतलब इतना बड़ा नहीं कि जो है मतलब आप उसको समझ ही ना पाए कि ये मैदान है। तो बड़े बड़े कक्कड़ पत्थर से ये निर्मित होते हैं, कौन, भाबर प्रदेश। और उसके जस्ट नीचे आपको तराई क्षेत्र आएगा। तराई जो मैदान है, तराई ये आपको उत्तराखंड से लेकर के, वो पूरा सिंधु तक नहीं है, सिंधु से नहीं है, ये कहाँ से, उत्तराखंड से। यूके का मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, यूके का मतलब यहाँ पे आप क्या समझिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड से लेके असम तक जो फैला हुआ वो क्या है, वह तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में ही क्या बनता है, दलदली क्षेत्र बनता है। आप लोग देखे होंगे कोई घुट्टी भर पानी में भी डूब जाता है और पता ही नहीं चलता गया कहाँ, तो वो दलदली क्षेत्र बनाता कौन है, तराई क्षेत्र। कारण क्या है कि अब जैसे ही आपको अभी पढ़े कि नदियां वहां पे विलुप्त हो गई थी भाबर क्षेत्र में, तो विलुप्त हो गई थी तो आखिर गई का आसमान में कि नीचे नीचे बही रहा होगा वो। तो बहते बहते जो तराई क्षेत्र में आता है, नदियां दिखने तो लगती है ऊपर, लेकिन नीचे बहुत सारा पानी वो समा चुका होता है, और इतना नीचे समा चुका होता है कि वो दलदली भूमि बन जाता है। इसीलिए आदमी को पता चलता ही नहीं है कि पानी है कहाँ तक। तो पानी है कहाँ तक ये समझ में ही नहीं आता, इसीलिए आदमी जब उसमें जाता है तो क्या हो जाता है, नीचे की ओर चलता चला जाता है। तो दलदली भूमि कौन बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दलदली भूमि कौन बनाता है भाई, तो तराई बनाता है। कौन बनाता है, तराई क्षेत्र बनाता है, दलदली भूमि बनाती है कौन, तराई क्षेत्र। नदियां पुनः प्रकट होती हैं तराई क्षेत्र में। ये बारीक कंकड़, मतलब बताए थे अभी यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा था, यहाँ पे थोड़ा बारीक जो है कंकड़ पत्थर होता है, उससे निर्मित होते हैं तराई क्षेत्र। अगला है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र, तो बांगर क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, बांगर क्षेत्र। तो बांगर क्षेत्र जो आपको दिखाई देगा, बांगर क्षेत्र जो आपका दिखाई देगा, ये देखिए आपका बांगर क्षेत्र है। बांगर क्षेत्र का मतलब
ये क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा से, अभी मृदा जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण होता है। इससे पुरानी जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण होता है, किसका, बांगर भूमि का। इसको भूड़ भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है भूड़ किसको कहा जाता है। भूड़ किसको कहा जाता है, बांगर को कि खादर को कि आपका तराई को कि आपका भादर को। याद रखिए, भूड़ किसको कहा जाता है, आपको बांगर क्षेत्र को कहा जाता है भूड़। क्या कहा जाता है, बांगर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भूड़। दूसरा, बांगर क्षेत्र जो होता है पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित होते हैं। बांगर क्या होता है, बाढ़ की पानी सामान्यतः यहाँ पे नहीं पहुंचता है, यानी कि जो बाढ़ आता है, अब आप कहिएगा कि बाढ़ का क्षेत्र होता है कि नहीं होता, होता है ये, लेकिन क्या है कि यहाँ बहुत पहले यहाँ पे बाढ़ आया था, अब यहाँ पे बाढ़ नहीं पहुंचता, मतलब बाढ़ के पानी का पहुंच यहाँ पर नहीं है। यही लिखा हुआ, बाढ़ की पानी सामान्यतः नहीं पहुंचे, बाढ़ के पानी का सामान्यतः नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचता, बाढ़ के पानी सामान्यतः नहीं पहुंचता। कहां पर, आपको बांगर क्षेत्र में। इसीलिए ये क्या होता है, कम उपजाऊ होता है खादर से, इसीलिए कृषि उपयुक्त ये बहुत ज्यादा नहीं है। कृषि होता है लेकिन कम उपज होता है। ये असमतल भूमि होता है, ये उच्च भूमि होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो है, कहीं पे ऊबड़ कहीं खाबड़, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है भूमि। दूसरा है आपका खादर। खादर को बाढ़ भूमि भी कहा जाता है और खादर को कक्षारी भूमि भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ मृदा से बना हुआ है और यहीं पर जो नदियों का जो उफान होता है, नदियों का जो बाढ़ होता है, बाढ़ का पानी इसी क्षेत्र में होता है। बार बार बाढ़ों की पानी आता है, इसलिए नए भूमि का निर्माण होता जाता है, नए मृदा का निर्माण होता जाता है। इसीलिए इसको खादर भूमि को नई जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नई जलोढ़ से निर्मित, यानी कि खादर जो है किससे निर्मित होता है, नई जलोढ़ से निर्मित होता है। दूसरा, ये अपेक्षाकृत क्या होता है, नीचा क्षेत्र होता है। ये ऊंचा था, सबसे ऊंचा भाबर, फिर उसके बाद तराई, फिर उसके बाद बांगर, लेकिन सबसे नीचा क्षेत्र कौन होता है, खादर। इसीलिए तो यहाँ पे बाढ़ के पानी इजीली पहुंच जाते हैं। अपेक्षाकृत क्या होता है, ये नीचा होता है, और इसीलिए डेल्टा का निर्माण पूछा जाता है कि डेल्टा का जो निर्माण होता है वो निर्माण किस क्षेत्र में होते हैं, किस क्षेत्र के में मिलते हैं, तो खादर क्षेत्र में मिलते हैं। नई जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं, खादर, यानी कि खादर का निर्माण, खादर क्षेत्र का निर्माण किससे होता है, नई जलोढ़ से। ये पंजाब में क्या कहा जाता है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में खादर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेट। बेट देखे ना, कुदार वाला वो जो है वो बेट मारने वाला भी होता है, समझ रहे, बेट। यानी कि पंजाब में खादर को क्या कहा जाता है, बेट। और उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, खादव। उत्तर प्रदेश में क्या कहलाता है, खादव। तो खादव उत्तर प्रदेश में और बेट जो है पंजाब में कहा जाता है। किसको, खादर को। खादर को बाढ़ भूमि भी कह सकते हैं, खादर को कछारी भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कछारी ही बहुत ज्यादा होता है। नदियों का नदियों का जो नया क्षेत्र आपको दिखेगा, बेसिन, जो बहुत सारे उधर से मलबे कचरे वगैरह लेके आते हैं, तो कहाँ जमा देते हैं, इसी क्षेत्र में जमा देते हैं। इसीलिए क्या होता है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है। कृषि के लिए क्या होता है, उपयुक्त। आप ये समझ सकते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक उपज। तो आपसे अगर पूछे कि सर्वाधिक उपज किस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको खादर क्षेत्र में पाया जाएगा। सर्वाधिक कहाँ होता है, खादर क्षेत्र में। तो ये आपका प्रकार रहा था, जो ऊपर से नीचे मैदान का प्रकार था। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम ठीक है। चलिए, दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, और नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात है नहीं, थोड़ा सा और कर देते हैं। चलिए, तो ठीक है। ये आपका आज का जो हमारा अनाज का कटोरा कहलाता है,
ये आपका ये कंप्लीट हुआ। यानी कि जो आप यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं देख लूँ कि जो है दिख रहा है बढ़िया से नहीं, तो ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और जूम कर दीजिए। जिनको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो कैसे लेंगे, बस ठीक है ना। इधर भी कर दीजिए इसको। चलिए हो गया हाँ ठीक है। चलिए तो ये आपका कंप्लीट हुआ भारत का विशाल मैदान। तो जिनको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसको हम बना दिए। अनाज का कटोरा भी कहा जाता है इसको, और इसका लंबाई लगभग इतना है, चौड़ाई लगभग इतना है, क्षेत्रफल लगभग आपको इतना है। उसके बाद जो आपको दिख रहा होगा कि इसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। इसका निर्माण सिंधु से, ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, बहुत सारी नदियों से, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं 3 नदियों के द्वारा जो मैदान है उसका योगदान, मैदान को बनाने में मुख्य योगदान है इन्हीं 3 नदियों का। इसका आकृति धनुष के आकार का है। ये इसमें उत्तर से दक्षिण अगर देखें तो भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश मिलता है। भाबर में आपको बताया गया कि शिवालिक के जस्ट नीचे है ये। तराई जो है भाबर के नीचे जस्ट है, और बांगर जो है तराई के जस्ट नीचे है, और खादर जो है बांगर के जस्ट नीचे है। भादर वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं यहाँ से, और बाकी फिर आके उत्पन्न कहाँ होती है, तराई वाले क्षेत्र में। फिर बांगल वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे विलुप्त तो नहीं होती, लेकिन बाढ़ की पानी यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन खादर में खाली बाढ़ ही बाढ़ है, मतलब पानी ही पानी है ना। कुछ सुने ना गाना बोला, पानी पानी, तो वही पानी पानी हो जाता है किस क्षेत्र में, खादर वाले क्षेत्र में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं मैदान के लिए पश्चिम से पूरब का दोआब भी कहा जाता है, जो बहुत सारी नदियां हैं उसके द्वारा जो बनता है। उसके बारे में अगर हम देखें तो उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर कर दीजिए थोड़ा। तो ये आपका है मैदान के लिए पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब जो है आपका, हाँ पश्चिम से पूरब जो आपको दिख रहा होगा यही आपका मैदान है। उत्तर से दक्षिण देख रहे थे। अब ये मैदान के कुछ नदियों के आधार पर है, जैसे सिंधु से झेलम का जो दोआब है, यानी सिंधु से झेलम का जो दोआब है, आप इसको दोआब कह सकते हैं। सब में दोआब लगा रहेगा, सब में दोआब लगा रहेगा। सब में दोआब जो है लगा रहेगा, ठीक है। सब में दोआब जो है लगा रहेगा। चलिए, सब में क्या लगा रहेगा, दोआब। जैसे सिंधु झेलम दोआब, चेनाब और रावी दोआब, और रावी और ब्यास का दोआब, ब्यास और सतलज का दोआब, और सतलज और सरस्वती का दोआब। हालांकि सरस्वती का दोआब तो अब है नहीं, लेकिन फिर भी जरूरी है, तो विलुप्त हो गया अब देखते हैं यहाँ पे देखिए, सिंधु और झेलम का न्याय, यानी कि सिंधु से झेलम नदी के बीच में जो मैदान बनता है उसको सिंधु झेलम का दोआब कहा जाता है। सिंधु झेलम का मैदान का उसका अलग नाम है, सिंधु सागर दोआब। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सागर दोआब किस नदियों के बीच में बनता है, तो सिंधु से झेलम नदी के बीच में। दूसरा, झेलम से चेनाब के बीच में। झेलम से झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में जो आपका दोआब बनेगा उसको क्या कहा जाता है, छाज। कौन सा कहा जाता है, छाज मैदान, छाज का मैदान। फिर अब चेनाब से रावी के बीच में सब क्रम है। चेनाब से रावी के बीच में जो मैदान बनता है उसको कहा जाता है रेचना का मैदान। क्या कहा जाता है, रेचना का मैदान। फिर उसके बाद रावी से ब्यास के बीच में जो बनता है उसको कहते हैं बारी का मैदान। क्या कहते हैं, बारी का मैदान। फिर उसके बाद ब्यास से सतलज के बीच में जो बनता है मैदान उसको क्या कहा जाता है, विस्त का दोआब, विस्त का दोआब। और जो आपका सतलज से सरस्वती के बीच में बनता है इसको ससर का मैदान कहा जाता है। लेकिन ये भी है ही नहीं, अब ये खत्म हो गया क्योंकि सरस्वती नदी विलुप्त हो गया है। राजस्थान वाला भी, और इधर जो आपको कहा जाता है, जो आपको इलाहाबाद के बारे में कहा जाता है गंगा यमुना दोआब का, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है, तो सरस्वती का कहा जाता है कि नीचे से उद्भव है, लेकिन वो समाप्त माना जाता है। तो सरस्वती चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, दोनों जगह पे विलुप्त है। इसीलिए ये अब दोआब नहीं बचा, ये खत्म हो गया है। सतलज और सरस्वती का जो दोआब है क्या हो गया है, खत्म। यानी कि सतलज से सरस्वती का जो मैदान है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये आपका
चीजें हैं, कंप्लीट हुआ किस चीज का, जो आपका पश्चिम से पूरब का मैदान था। ठीक है, इसको देखिए याद कैसे रखना है। सिंधु से झेलम वाला, तो सिंधु से झेलम वाला को सिंपल यही सिंधु सागर बस। लेकिन अगर झेलम से चेनाब देखेंगे तो झेलम से अगर देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको दोनों वर्ड ले लीजिए, चेनाब यानी कि छ कह सकते हैं, और ज का मतलब आपका झेलम वाला, जे एच से क्या होता है झेलम, और सी एच से क्या होता है च, यानी कि सी एच से आप सी डबल ए से छ कह सकते हो। तो छाज झेलम का, चेनाब से रावी, तो च से च और र से र आपका हो गया, तो रेचना, तो रेचना हो गया है ना, चेना और र, तो रेचना जो है वो किसको बोलाता है, चेनाब और रावी को। यहाँ रावी, इसका आ गया र और इसका आ गया ब, यानी कि बारी, तो बारी किसका है, रावी से ब्यास। उसके बाद विस्ता, विस्त का मैदान किसको कहा जाता है, व के वी और स का स हो गया सतलज, तो विस्त का मैदान किसको कहा जाता है, ब्यास नदी से लेके सतलज नदी के बीच में। फिर यहाँ पे सरस्वती वाला ये खत्म ही है, तो कुल मिला के ये आपका पश्चिम से पूरब का मैदान था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, ये वाला क्षेत्र। इसको देखिए, ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब एक मैदान ये भी होता है, ठीक है, आप दिख रहा है। अब एक मैदान ये भी है, एक मैदान आपको जो तटीय मैदान होता है उसके बारे में भी देखते हैं। तटीय जो मैदान है उसमें जब हम देखेंगे तो आपको एक है पश्चिमी तट वाला, यानी कि जो आपका ये वाला है, जब इसको देखेंगे तो ये वाला पश्चिमी तट है और ये क्या है, पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में अगर हम देखें तो आपका क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट का मैदान पश्चिम की ओर और पूर्वी तट का मैदान पूर्वी की ओर, यानी पूर्वी तट पर जो मैदान बनेगा वो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर जो मैदान बनेगा वो पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा। अब इसकी विशेषता समझते हैं कि क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी तट वाला देखते हैं। पश्चिमी तट वाले को जब हम देखेंगे तो ये पश्चिमी तट में ये कच्छ के खाड़ी से लेकर के, आपको याद होगा गुजरात वाला, गुजरात का जो ऐसे ऐसे देखते होंगे ना, ऐसे 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 ही वाला, तो यहीं पर जो बना है यही क्या है, कच्छ का खाड़ी है। तो कच्छ के खाड़ी यानी कच्छ के तट से लेकर के, खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये आपका सबसे लास्ट बिंदु है। आपको याद होगा मैं बताया था भारत के परिचय में, सबसे अंतिम बिंदु कौन है, कन्याकुमारी। तो कच्छ के खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। यानी पश्चिमी तटीय का मैदान का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो कच्छ की खाड़ी से लेकर के कहाँ तक, आपको कन्याकुमारी तक। दूसरा, इसकी चौड़ाई हालांकि फिक्स तो नहीं है, कहीं कहीं पर 80 मिलता है, कहीं पर 64 है, कहीं पर 75 है, इस तरीके से। यानी औसतन इसकी चौड़ाई अगर हम बात करें, औसतन चौड़ाई तो लगभग 64 किलोमीटर है। अगर नदियां यहाँ पे देखेंगे कि नदियां तो बहुत छोटी छोटी है, देखिए यहीं से निकलेगी, यहीं से निकलेगी टुबुक से ऐसे गिर जाएगी, निकलेगी ऐसे टुबुक से गिर जाएगी, मतलब ये छोटी छोटी नदियां हैं और नदियां जो है निकल करके क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ये क्या, इसीलिए नदियां छोटी हैं लेकिन क्या होती हैं, तीव्रगामी होते, बहुत तेजी से चलती हैं। ठीक है, अधिकांश नदी क्या है, ज्वार नदी। यहाँ पे कोई नदी, लगभग सभी नदियां, लगभग का सभी नदियां यहाँ पे डेल्टा कोई बनाता ही नहीं है, सब क्या बनाता है, एस्चुरी बनाते हैं। एस्चुरी को ही हिंदी में कहा जाता है ज्वार नदमुख। एस्चुरी को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एस्चुरी इंग्लिश है और हिंदी आपका क्या है, हिंदी आपका क्या है, आपका ज्वार नदमुख। तो पूछा जाता है कि पश्चिमी तट के नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं कि पूर्वी तट की नदियां, तो पश्चिमी तट की जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। बहुत सारे को ज्वार नदमुख बनाने का मौका भी नहीं मिलता, न डेल्टा बनाती है न ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो लेकिन बनाती हैं तो क्या बनाती हैं, एस्चुरी। एस्चुरी को ही हिंदी में कहा जाता है ज्वार नदमुख। यानी कि जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, राचोल, पेरियार, भरतपुजा, इतनी नाम है, तो ये सभी एस्चुरी बनाती हैं। अगला, पश्चिमी तटीय मैदान में आपको पसजल मिलेगा। पसजल, पसजल का मतलब होता है लेगून, मतलब वहाँ के स्थानीय भाषा में लेगून कहा जाता है, केरल में उसको कयाल कहा जाता है।
केरल में उसको क्या कहा जाता है? कयाल। केरल में उसको कयाल कहा जाता है। तो ये पसजल, यानी पसजल का मतलब जो, जैसे मान के चलो ये भूमि था तो यहाँ पे बच गया, तो इस वाले क्षेत्र में जब ये पानी घुस गया सागर वाला, तो इसमें जो इसी को कहा जाता है, इस जल को कहा जाता है पश्च जल। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट की जो विशेषताएं थी। अब आते हैं पूर्वी तट की विशेषताएं। पूर्वी तट की विशेषताएं देखिए, आपको दिख रहा होगा पूर्वी तट का, ये कहां से कहां तक विस्तृत है? ये आपको कहां से कहां तक है? ये आपको दिखेगा स्वर्ण रेखा से लेकर के कहां तक? कन्याकुमारी तक। स्वर्ण रेखा से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक जो स्थित है वो क्या कहलाता है? पूर्वी तटीय मैदान। यहां पर ये क्या है? पश्चिमी तट से थोड़ा, पश्चिमी तटीय मैदान से क्या है? पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। क्या है? ज्यादा चौड़ा है। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा जब लाया जाता है, तो नदियों द्वारा जब लाया जाता है तो ये क्या होता है? थोड़ा सा ये पश्चिमी तटीय जो मैदान होता है से ये थोड़ा चौड़ा है। कारण ये है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है नदियों के द्वारा लंबी लंबी बड़ी बड़ी नदियां हैं उसको बहा करके, तो इसलिए चौड़ा हो जाता है, ये अधिक चौड़ा होता है। अधिकांश नदी क्या बनाता है? डेल्टा, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ब्राह्मणी हो, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो, ये सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और इसे उड़ीसा में इसको अलग एक नाम है उसका उत्कल का मैदान। उत्कल का मतलब उड़ीसा में मैदान इसको कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में आपको बहुत सारी झीलें मिलती हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील आपको पता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। चिल्का उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, आपको पता ही है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ जो आप पढ़े थे अभी। ठीक है, तो आपका ये विशाल का मैदान जो था, हम लोग इसको देखे, विशाल के मैदान देखे कि क्या क्या था ये इसके बारे में पूरा विशेषता था। ठीक है, फिर उसके बाद विशाल के मैदान में हम लोग इसके बाद जो देख रहे थे वो क्या देखे? पूरा एकदम इसका लंबाई परिचय पहले देखे, भाबर, उत्तर से दक्षिण भाबर, तराई, बांगर, खादर, विशेषताएं उसकी देख लिए। फिर आगे जब देखे तो पूरब से पश्चिम से पूरब जो है आपका, पश्चिम से पूरब आपका ये सिंधु झेलम का दोआब, फिर झेलम चेनाब का दोआब, चेनाब से रावी का दोआब, रावी से ब्यास का दोआब, ब्यास से सतलज, और फिर सतलज से सरस्वती। सरस्वती वाला तो खत्म हो गया है। फिर उसके बाद जो है पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट की ओर है, पूर्वी तटीय मैदान जो पूरब की ओर है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आपका टोटल। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी और उसका भी अलग अलग से। तो जो अलग अलग की उसको भी आप अलग से ले सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट दोनों का एक 2 पेज है, 2 पेज में आपका मैदान क्या हुआ? खत्म हुआ। ठीक है, अभी इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे विशेष। इसके बाद हमारा नदियों के बारे में जो चर्चा होगा, भारत की विशेष नदियां, प्रमुख नदियां। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।